गुड इवनिंग, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। और बिहार में काबा। जी हाँ, बिहार इलेक्शन जो है वो अपने चरम पे है। पहला इलेक्शन, पहले चरण का जो डेट है वो 28 अक्टूबर है। और सभी पार्टियों ने इस इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए अपने लिस्ट भी जारी कर दिए हैं। साथ ही मैनिफेस्टो वगैरह भी रिलीज होने लगे हैं। किन मुद्दों पे वोट मांगना है, इस पे भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। भाषण, बयानबाजी और साथ ही अपने जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की जो कोशिशें होती हैं एमपीज की, सॉरी एमएलएज की, और सिटिंग एमएलएज या फिर जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज, वो जारी है। और पर इंटरेस्टिंग ये है कि अभी जो है वो पैंडेमिक चल रहा है। और पैंडेमिक में ऑलरेडी कई सारे जो हैं गाइडलाइंस जारी किए हुए थे। पर उसके बावजूद पहली बात तो ये है कि ये घोषणा की गई कि बिहार इलेक्शन करवाना है ऐसे समय में। और उसके बाद अब इलेक्शन हो भी रहा है, डेट्स भी आ चुके थे। सारे सीट के लिए नॉमिनेशंस वगैरह भी कुछ सीटों के लिए हो चुकी हैं। तो ठीक है, अब जब सारी चीजें हो चुकी हैं तो हम भी जो है नेशनल इंडिया न्यूज की टीम जो है वो भी बिहार पहुंच चुकी है और वहां से कवरेज शुरू कर दिया है। पर हमने जो है कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर एडिटर, उनके साथ में बिहार के समुदाय के मुद्दे, बिहार के हार्डकोर इश्यूज, जिससे एक्चुअली में जनता प्रभावित होती है, जो असल में मुद्दे होने चाहिए, उस पे बात करने के लिए बिहार की हिस्ट्री, बिहार का फ्यूचर, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का पॉलिटिक्स, उस पे निष्कर्ष निकालने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पूरी की पूरी टीम नेशनल इंडिया न्यूज ने गठन करी है। और जो हर रात शाम 8 से 9 के बीच में आते हैं और बिहार के एक पार्टिकुलर मुद्दों पे वो बात रखते हैं। इसी कड़ी में आज जो है हमारे साथ फॉर्मर एडिटर कोबरा पोस्ट के और सीनियर जर्नलिस्ट महेश धोनिया जी जुड़े हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय भीम साहब, जय भीम। जी। जो पहली चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, या मैं यूं कहूँ कि पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो इलेक्शन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अनवरुल, दोस्त, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन लोगों को समझना होगा कि ये इलेक्शन कई मामलों से महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा जब मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके 2017 में जी। आपके नोटबंदी की थी, तो उसके बाद कुछ राज्यों के इलेक्शंस हुए थे जिसमें जी। प्रमुख मेरा गृह राज्य उत्तराखंड था और उत्तर प्रदेश था। गोवा थी और एक आध जगह और। तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इत्तेफाक कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, करिश्मा, ईवीएम का करिश्मा कीजिए या कहिए या कुछ और कहिए, कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों दोनों में ही आरएसएस की सरकार बन गई। जी। मैं बीजेपी इसलिए नहीं कहना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी अपने आप में कुछ नहीं जी। है ना। तो जब तक हम जो उसका फाउंटेन हेड है आइडियोलॉजिकल, जहाँ से उसको गाइडलाइंस मिलती है ना, हर चीज़ की, तो जब तक हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो मतलब कि मेरे लिए तो कम से कम बेमानी हो जाती है बात। क्योंकि बीजेपी वही कर रही है जो आरएसएस कराना चाहती है। वो उसका जी। एक राजनीतिक मुखौटा है, तो इसलिए हमको आरएसएस ही, मैं आरएसएस ही कहना पसंद करता हूँ। तो आरएसएस की सरकार बन गई, तो उस पर जितने भी आपके आरएसएस के आइडियोलॉग थे, चाहे वो द्विवेदी जी हों, चाहे वो सिन्हा साहब हों, चाहे वो आपके पात्रा साहब हों, चाहे वो इनके जितने भी ए टू जेड जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, और रविशंकर प्रसाद है वो, चाहे और आपके उस समय जेटली जी भी थे, जिंदा जेटली जी हों, सब ने कहा कि ये मैंडेट मोदी जी की नोटबंदी के पक्ष में है। जी। तो देश की जनता ने नोटबंदी को स्वीकार करके मोदी जी के विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। ठीक है ना। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आज की स्थिति में ले आइए।
ठीक है ना। मेरा जी मानना है कि जब तक आप मुद्दों को, जो जड़ में मुद्दे हैं, उनको जब तक उनकी गहराई में नहीं जाएंगे तो आपकी कोई भी चर्चा मेरे ख्याल से वो तार्किक नहीं होगी। तो अब वही स्थिति आज आ गई है। क्या है, कोरोना का भयंकर त्रासदी हम झेल रहे हैं। लगभग 1,10,000 के आसपास लोग मर गए हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े हैं, और अगर डॉक्टरों की और विशेषज्ञों की मानी जाए जो दिन रात मरीजों को देख रहे हैं मरते हुए, तो ये संख्या कई गुना है। और हम ब्राजील के आसपास पहुंच ही गए हैं इन्फेक्शन के मामले में। ऐसी स्थिति में तो अगर ये चुनाव होता है, चुनाव क्यों कराया गया, बेसिकली आइडियली ये इलेक्शन कमीशन ने ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए था। देखिए, संसद पूरे 6 महीने तक नहीं चली। संसद चलाई तो कुछ एक हफ्ते में इन संसद को फिर अपने जबर जो बिल पास कराने थे वो दबंगई से बिल पास करा के संसद बंद कर दी। जी ठीक है, स्कूल कॉलेजेस आपके नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, तो जी भाई आप इलेक्शन क्यों कराने पर आमादा है ऐसी स्थिति में, जबकि महामारी पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा चुकी जी है ना। अभी इसका और छोर हमको पता नहीं चल रहा है कि ये महामारी कहाँ ले जाएगी भारत को, और खासकर बिहार जैसे गरीब देश में, गरीब गरीब राज्य में, जहां से बाहर से माइग्रेटरी वर्कर आया है ना। जी है ना, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कराना ही अपने आप में जो है ये क्वेश्चनेबल है। मतलब क्वेश्चनेबल है, और ये बेवकूफी थी। मतलब कि जी आप एक मतलब कि सिर्फ एक संवैधानिक जो है वो औपचारिकता के लिए पूरे राज्य को जो और संकट से जूझ रहा, जबकि आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए थी कि अगर आपको लगता है कि भी राज्य सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो आप वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे। आप 5-6 महीने तक का, ताकि मार्च तक के समय के बाद, क्योंकि कोई मरे नहीं जा रहा है यार अगर किसी की सत्ता नहीं बन रही जी है ना। लेकिन क्योंकि क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। आरएसएस पूरी तरह से डरा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन करा देते हैं और किसी तरीके से बीजेपी वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है, तो ये वो उसी की पुनरावृत्ति के की तरह हम इसको प्रताड़ित कर सकते हैं, जो नोटबंदी के बाद यूपी और उत्तराखंड के इलेक्शन जीत के करीब। जी आई जी होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जी। और मुझे लगता है कि एक ये भी बात है कि नीतीश कुमार पर जो विश्वास है वो भी कम हुआ है लोगों का। उनका भी अ, जो था उनके तरफ जिस तरीके से वो आए थे विकास पुरुष कहें, और उन्होंने अपने कार्यकाल में काम भी किया है, पहले 2 कार्यकाल में काम भी किया है। तीसरा कार्यकाल जैसे शुरू होता है तो वो महागठबंधन को लोगों ने वोट दिया, 1.5 साल के करीब सरकार चली भी, और उसके बाद वो फिर से एनडीए में चले गए। और उसके बाद जो वो पूरा क्योटिक माहौल शुरू हुआ है, और उसके बाद अभी जस्ट इलेक्शन से पहले इनफैक्ट अभी तक बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से जूझ रहे हैं। मतलब 17-18 लोग जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड है फ्लड से। उन सबको इग्नोर करते हुए ये डिसीजन लिया गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 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 अगर टाइम निकल रहा है, आप जैसा कह रहे हैं कि आरएसएस या एनडीए, उनको बिहार में उनकी जगह खिसकती नजर आ रही थी। मे बी मुझे ये भी एक एंगल लग रहा है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको लेकर के। नहीं, ये यहाँ पर मैं आप ही की बात को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा। मेरा हम्म। कहने का मतलब, देखिए ऐसा है कि हर हर पॉलिटिकल लीडर की या हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की या हर कोई प्रोग्राम की एक निश्चित आय होती है, उसकी जी करेंसी होती है, एक निश्चित टाइम तक वो चलती है। और आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो जी माल्थस की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है ना। तो अब जो है केंद्र की सरकार जिस तरीके से उल जुलूल फैसले लेती रही है और उसको जस्टिफाई करती रही है मीडिया करती मैनेजमेंट के तरीके से, जी मीडिया मैनेजमेंट करके, क्योंकि अगर आप उठा के देखें 28 चैनल हैं जो न्यूज चैनल 24x7 वाले हैं,
उसमें से 22-23 चैनल पूरे उन धनाढ्य और घरानों के हैं। अंडानी अंबानी का उनका शेयर्स है, अंबानी के शेयर्स हैं, बिरला के शेयर्स हैं, जिन्होंने मोदी जी की 2002 के बाद से जो है उनकी छवि को मतलब कि एक बिल्कुल एकदम परिया हो गए थे दंगों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मतलब कि एक अछूत सी स्थिति हो गई थी। अमेरिका में इनके खिलाफ जो है वारंट निकाल दिया गया था कि अगर अमेरिका में आएंगे तो इनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वो बैन थे इसके इनफैक्ट। इनका हाँ इनका लेकिन अमेरिका में ये लॉ नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका वो वो हुआ है। जी नहीं नहीं देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगर आप किसी स्टेट का हेड हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली डिप्लोमेटिक वो मिलती है ना, जी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। सीएम को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं है, तो प्राइम जी मिनिस्टर बनने के बाद ही तो अमेरिका गए हैं ना, वो उससे पहले तो जा जी नहीं पाए थे। तो कहने का मतलब है कि पूरी एक बैंकरोल किया है इन बड़े बड़े घरानों ने। अब वो घराने पूरी तरह से मीडिया पर उनने कब्जा कर लिया है और वो पूरी तरह से आरएसएस का ही एजेंडा इन चैनलों पर चला रहे हैं। तो सही स्थिति आपके पास कैसे आएगी, है ना, सवाल यहाँ पर ये भी है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये मीडिया मैनेजमेंट की तरीके से इन्होंने ये हर चीज को कोशिश करने कंटेन करने की कोशिश करी, लेकिन अब वो उसके जो है कहना चाहिए थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहा था। अब इसके जो है उनको नुकसान हो रहा जी है ना, थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अब यहाँ पर लागू होते हुए आ रहा है। वो इम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अगर आप उस काम करते हैं तो उसके प्रति उसके फलन तो आपको मिल रही है ना, उसके फल आपको मिल रहे हैं, अब वो अच्छे हो बुरे हों। जी तो ये मुझे लगता है कि बिहार को इन्होंने टेस्ट केस बनाया है। जैसे नोटबंदी के बाद जो इलेक्शन हुए तो उसको उन्होंने टेस्ट केस बनाया था। और जाहिर है क्योंकि नीतीश कुमार जो है ने एक तो महागठबंधन से को तोड़ करके एनडीए के साथ अपना उसका दामन थाम करके दोबारा एनडीए में शामिल होकर के एक तो इन्होंने वोटर्स के साथ छलावा किया था। दूसरा, इस बीच में जो भी काम हुए हैं वो अच्छे नहीं। के मुजफ्फरनगर का जो बालिका गृह का कांड है वो आप देख लीजिए। जी दलितों को जो है उन्होंने जमीन मांगने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा हमको जमीन दी जाए, भाई पट्टे दिए जाए, थोड़ा बहुत हम घर बना लें। तो उनकी कुटाई हुई है पटना शहर में। अपराध का आप हाल देख लीजिए। बिहार आज जो है 2018-2019 में बिहार जो है चौथे नंबर पर है। जी यूपी के बाद तीसरे चौथे नंबर पर बिहार है क्राइम में। तो आप जिस जंगल राज की बात कर रहे थे वो जंगल राज तो आपने खत्म ही नहीं किया। तो ये जी अचानक 3-4 सालों में तो नहीं हुआ होगा ना। पिछले पिछले जो 2 कार्यकाल रहे वो भी आपके असंतोष पूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं। बेरोजगारी का हालत आप देख लीजिए, है ना, कि 3-3 4-4 साल हो जा रहे हैं कि बच्चे ने एग्जाम दे रखा है, एसएससी का दे रखा है, किसी और डिपार्टमेंट का दे रखा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है ना। इसी तरह से ग्रेजुएशन करते करते लोगों को 5 साल हो जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है और आपके बेरोजगार का बहुत बुरा हाल है। तो अब बिहारी जाए तो कहाँ जाए। अब इन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो है यूथ को उनका उसका दिमाग धोने की कोशिश करी है। तो अब इस बीच में क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी आप कितना आप दिमाग धोएंगे जब आदमी देख रहा है। आदमी सोचता तो है ना, जो जी मजदूर जो 16-17 मजदूर ट्रेन में कट के मरे थे वो भैया कौन थे, वो बिहारी थे। हैं जो जी जो केरल से मजदूर भूखे भूखे आए थे, पैदल आए थे, वो कौन थे, बिहारी थे। क्योंकि आप गुजरात से आने वाले तो गुजरात में जो जो मतलब कि पुलिस को वहां गोलाबारी करनी पड़ी, पुलिस को आंसू गैस चलाने पड़े, मजदूर वहां विद्रोह को उतर आए। तो वो कौन थे, उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा बिहारी मजदूरों का था। तो अनुज मुझे बताओ, आप जो है पिछले 15 साल तो नीतीश का ही एक निष्कंटक राज रहा है ना, बेसिकली 15-16 बिल्कुल साल नहीं कर। तो ये पिछले 5 सालों में तो ये नहीं हुआ होगा। तो उससे पहले की नीतियां भी तो आपकी माइग्रेशन को रोकने में सक्षम नहीं रही, है ना। जबकि आप बिहार कृषि प्रधान था, आप वहां पर जो है एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज लगा सकते थे। माइक्रो लेवल जो है
जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो लगा सकते थे उनको। आप आज अब 10 लाख देने की बात कर रहे थे, अगर आप जब पहली बार सरकार बनी थी तब आप देते तो शायद आज मजदूर वहां से रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जाते, है ना। आप ये जानिए कि अधिकांश लोगों के पास थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होती है, थोड़ा बहुत तो खेती और मजदूर बन करके अपने आजीविका का काम कर लेते हैं, है ना, भले ही उनकी स्थिति कैसी हो। लेकिन अगर उनको ऐसे मौके दिए जाते तो शायद तस्वीर बदल दी होती। और यही यही काम लालू यादव जी के भी शासनकाल में नहीं हुआ। तो ये पूरी प्रक्रिया अनवरत चलती रही। देखिए, आप मैक्रो लेवल पर अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री खोलते हैं तो बड़ी इंडस्ट्री का ये होता है कि आप एक बड़ा रोजगार पैदा करते हैं तो उसके कई एंसिलरी जो एक्टिविटीज होती हैं, तो उस एंसिलरी एक्टिविटीज से जो उसके इर्द गिर्द एक हब बनता है एंसिलरी इंडस्ट्रीज जी का, तो वो आपकी माइक्रो इंडस्ट्री भी हो सकती है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकती है। लेकिन पिछले मतलब लगभग 30 सालों में बिहार में कोई बड़े उद्योग नहीं लगे हैं। चीनी मिल, इनने बड़े वादे किए थे कि हम चीनी मिल को खोलेंगे, कहाँ खुली भाई, है ना। कुछ और मिलें बनती, फैक्ट्रियां बनती, उनको खोलने की बात की, कहाँ खुली। तो एक मैक्रो लेवल पर जो चेंज होना चाहिए था वो आपने नहीं किया। माइक्रो लेवल पर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। आज से 15 साल पहले 10 लाख की कोई वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी। जी आज अब 10 लाख 1 लाख के बराबर है। तो अब 1 लाख में अब सही ढंग से पटना शहर में अगर कोई गुमटी लगाएगा पान की या छोटा मोटा फड़ लगाएगा ना, तो भाई साहब 1 लाख रुपया तो उसको फड़ लगाने के लिए और 3-4 महीने अपने परिवार को चलाने के लिए चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। फिर वो बिल्कुल पुलिस को हफ्ता भी देगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी हफ्ता देगा। तो जब तक वो थोड़ा सा उसका जो पेमेंट साइकिल बनेगा, एक अर्निंग साइकिल बनेगी, वो 6 महीने तक उसको 1 लाख रुपया होगा। तो आज 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई, आप 10 लाख देने की बात कर रहे हैं, तो वहां कहाँ तक बदलाव लाएगा। फिर वो कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दोगे, और हो सकता है फिर अगली बार जब चुनाव जीत करके आ जाए फिर आप भूल जाए अपने वादे को। वादे जी हैं, वादों का क्या, है ना। यही अब है। आप जी जी यही है एक्चुअली में कि जब मैनिफेस्टो अगर क्लोजली देखा जाए तो अभी जैसे लास्ट बार का जो मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो कहीं या एक बड़ा पॉपुलर प्लान था, जो कि देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था और उससे लग रहा था कि हाँ बिहार की जो है तकदीर बदलेगी। 7 निश्चय बाकायदा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, सब चीजों को टैकल करने के लिए एक बेहतरीन वो बनाया गया। तो वो 7 निश्चय लेकर के आए नीतीश जी और लोगों ने उसको सराहा भी, उस पर महागठबंधन को वोट भी दिया। लेकिन हुआ क्या, 7 निश्चय में जो 2 मामला था, एक पानी का एक बिजली का, 7 में से 3, एक पानी का एक बिजली का और तीसरा टॉयलेट का। टॉयलेट की हालत अभी भी वैसा ही है, कई जगह बने हैं पर कई जगह बाकी है। और टॉयलेट्स के प्रोग्राम नहीं कुछ तो 30 साल से चल रहे हैं। और इस तरीके से अगर देखें कि 15 साल ये और 15 साल पिछला, अगर 30 साल में बिहार में अगर सिर्फ टॉयलेट नहीं बन पाया, बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया, बिहार में स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाया, तो इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि अगर आप 10 साल रूल करने के बाद आप तीसरे बार मैनिफेस्टो में लेकर के आ रहे हो कि इस बार हम पानी पहुंचाएंगे, तो दिस इज द फेलियर कि आप 10 साल में एक बेसिक ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। नहीं, देखिए एक बात है ना, देखिए अगर मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कोई एग्जाम दिया, मैंने परीक्षा दी, ठीक है ना, उस परीक्षा वही सवाल मेरे सामने आते हैं दोबारा, तो या तो वो परीक्षा लेने वाला बेवकूफ है या मैं परीक्षा देने वाला बेवकूफ हूँ। अगर उन्हीं सवालों का समाधान मुझे दोबारा करना पड़ रहा है तो इसका जी मतलब या तो मैं पहली बार सवालों का जवाब सही ढंग से दे नहीं पाया था, या जिसने वो क्वेश्चन पेपर सेट किया वो पागल है, तो रांची के वो जो है मेंटल हॉस्पिटल में भेजे जाने लायक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी हेलो, आर यू जी गेटिंग जी माई पॉइंट? मैं बिल्कुल जो आपकी कह रहा हूँ, आवाज आ रही है। हाँ आपकी क्योंकि आवाज। आप अगर अगर आप पहली बार में जो आपने निश्चय किए थे या उससे 10 साल पहले आपने जो काम किए थे, वो तो आपको काम दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने अपनी उपलब्धियां गिनानी थी। हमने देखिए अभी तक ये प्राप्त किया, हमने इतने लोगों को जमीन बांटी, आपने इतने रोजगार पैदा किए, इन इन विभागों में रोजगार पैदा किए,
हमने इन गाँव में बिजली पहुंचाई, हमने इतने गाँव में पेयजल पहुंचाए, हमने बाढ़ को कंटेन करने के लिए ये किया, है ना। और हमने जो है अब हम इन्हीं मुद्दों पर इतने आगे करेंगे, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज लगाई, है ना ये। और हमने इतने नए जो है संकाय खोले यूनिवर्सिटीज में, नए सब्जेक्ट्स हमने शुरू किए हैं ताकि नई तरीके की यहाँ पढ़ाई हो सके, है ना। बिहार कभी, भाई साहब बिहार का नाम क्या है, बिहार का नाम ही भाई साहब जो है बुद्ध की धरती, बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध की विद्या संस्कृति से जुड़ा हुआ है बिहार। नालंदा जी जैसा विश्वविद्यालय आज से कितने मतलब 1200 साल पहले बना था, जो 12वीं 13वीं सदी में खिलजी के आने के बाद यहाँ की लोग जो के ब्राह्मणवादी ताकतों ने खिलजी के साथ मिलकर के जिसको खत्म किया था, है ना। जी तो उस विश्वविद्यालय की जो जहां से, जिस धरती से पैदा हुए हैं, जहां से एक ज्ञानी निकले हैं, जहां से एक बड़े सम्राट बने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लगे हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। भारत था नहीं, भारत तो खंडित था, अलग अलग, जी है ना। मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त के बाद एक कोई दो शासक और रहे हैं जिन्होंने भारत को इसकी पहचान दी है एक राष्ट्र के रूप में। वो रहा है अकबर, मुगल शासन काल अकबर के बाद, और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। उनने इसको एक आइडेंटिटी दी है, एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी दी है ना। तो ये सारी चीजें आप जो है नहीं कर पाए हैं, तो आप फिर वही चीजें दोहराएंगे ना, है ना। जी अगर आपका स्टूडेंट क्लास में, है ना, 1/2 नहीं पढ़ पा रहा, वो याद नहीं कर पाया, वो उस पर उससे जुड़े सवाल नहीं देख पा रहा, तो अगली बार भी, अगले साल भी वही सवाल अगर आप पूछ रहे हैं, तो ये फेलियर किसका है? बिल्कुल। या तो टीचर का है या पढ़ने वाले का है। पढ़ने वाला तो फेलियर नहीं हो सकता भाई साहब, या तो और टीचर बार की बार, गलती होती जी, और बार बार नाम बदल कर करके योजनाओं का वो प्रोमिसेस जो है वो बदल बदल कर करके, और बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि इतना वक्त हो गया है और रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक एमिनिटीज हैं, ये बेसिक है। एमिनिटीज हैं। इस पे ही अगर 70 साल से इलेक्शन होते ही रहेंगे तो फिर कहाँ जाएगा कोई प्रदेश, कहाँ से कोई होगा। अभी के टाइम पे जो बहुत रिसेंट डेटा है उसमें बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट 35% से इंक्रीज होकर के 41% पहुंच गया है। और करीब जो इनवर्ड माइग्रेशन हुआ, जो बिहार में वैसे भी जो माइग्रेशन होता है वो आउट माइग्रेशन ही होता है। बिहार में कोई पढ़ने के लिए नहीं आता है, बिहार में कोई रोजगार के लिए नहीं आता है। और जब आप देखेंगे कि दिल्ली हो या मुंबई हो या कोई भी मेगा सिटी हो, वहां पे आपको पढ़ाने वाले भी बिहारी मिलेंगे, डॉक्टर भी बिहारी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे टैलेंट नहीं है या चीजें नहीं है, बट बिहार में उनके लिए रोजगार के अवसर ही नहीं है। तो यही लोग बाहर जाकर के पढ़ाते हैं और यहाँ के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ते हैं। तो ये बड़ा नहीं, जी जी, मैं अनवरुल इसमें आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। जी देखिए, तो बिहार में हम्म, जो ये वर्ग है, ये मैं इसको जाति में कहूंगा, कौन सी जी जाति के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। जी कोटा के इंजीनियरिंग जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सीपीएमटी के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चे कौन हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक और कास्ट प्रोफाइल देखिए आप। और जी कितने आईएएस बनते हैं, उन आईएएस, वो आईएएस कहाँ पढ़ते हैं? वो आईएएस जेएनयू पढ़ते हैं, वो आईएएस आपके बीएचयू पढ़ते हैं, वो आईएएस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, है ना। उनमें कितना प्रतिशत बहुजनों का होता है, कितना जी प्रतिशत जो है मुस्लिम्स का, उसमें भी मुस्लिम्स में आपके पासमानदा लोगों का है। जी तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको ये तस्वीर अजीब सी लगेगी कि बिहार में बहुत टैलेंट है। टैलेंट भैया सब में है, सब जगह है, लेकिन उस टैलेंट को, आपके पास वो संसाधन है क्या, उसको आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाके आप उसकी उसको गरिमा प्रदान करके मानव के कल्याण के लिए उस पर काम कर सकें? इस्तेमाल वो कर सकते नहीं है। हैं। जी बिहार आज भी बीमारू है। बीमारू का मतलब समझे, बिहार आज बीमारू है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 30-35 वर्षों में, देखिए, मेरा कहने का मतलब है, देखिए, जो जो उससे पहले की सरकारें थी वो ज्यादा संवेदनशील थी बहुजन, पूरे बिहार के विकास के लिए। कर्पूरी ठाकुर को ले लीजिए आप,
कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किए हैं वो आज के जो है, जो सो कॉल्ड ओबीसी जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं, एक खास तबके की पॉलिटिक्स करने वाले हैं और एक खास तरीके की कंप्रोमाइजिंग वाली पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो नहीं कर पाए हैं। क्यों? जी तो कहीं ना कहीं इनमें विजन की कमी है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी है। तो आज अभी के इलेक्शन में देख लीजिए ना, मुद्दे कौन उठा रहा है? इन मुद्दों को कोई उठा रहा है? नड्डा जी और जब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अगर जो है आप हमको वोट नहीं दोगे तो ये जो है आतंकवादियों का राज्य बन जाएगा, गढ़ बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके, चूंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, आपको अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ऐसी बातें कहेंगे, है ना। तो एक एक ओवरऑल पिक्चर जो उभर के आती है हमारे सामने में इस समय, एक बहुत ही क्रुशियल स्टेज में बिहार पहुंच गया है। और उस अब यहाँ इस जनता क्या करती है, क्योंकि मरने वाला आम श्रमिक जो है, आम मजदूर जो है, वो वही है ना, जो जो इस बिहार की जो प्रभु जातियां हैं वो बाहर जा करके बहुत कुछ अच्छा कर ले रही है। तो अब सवाल ये है कि उन्हीं दबे कुचलों को वो कि क्या फैसला लेते हैं, ये बहुत बिहार की राजनीति उस पर निर्भर करेगी, है ना। कोई आश्चर्य नहीं है कि कल जो है चिराग पासवान और भाजपा मिलकर सरकार बना लें। अगर इनकी सरकार बनती है फिर क्या मिलना है, ये आप देख लीजिए। क्योंकि जिनको आदत सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से गवर्न करने की हो जाती तो आगे भी क्या काम कर पाएंगे, आप देख लीजिए। हाँ, जी तेजस्वी यादव में कुछ संभावना दिख रही है। अब देखिए उनके एडवाइजर आगे क्या करते हैं, जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, भीड़ तो वो ले रहे हैं। और वो भीड़, उस समय लालू यादव भी बहुत भीड़ लिया करते थे उनके पिता, वो कितनी वोट में कन्वर्ट होती है। हालांकि एक बात यहाँ पर भी है कि उनके एडवाइजर कौन थे जिन्होंने कांग्रेस को 70 सीट दिला दी, जबकि कांग्रेस 21 सीट पे थी पिछले बार और 41 में जीत, 41 से लड़ी थी तो 21 सीट जीते थे, मतलब 20, आज तक वो 45 तक का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है पिछले 20-25 सालों में, अगर आप पूरा आंकड़े उठा के देखें। तो जी जहां, और उन्होंने एक बार, मुझे पिछले बार तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ी कथन बहुत अच्छा लगा था कि हम सवर्णों के वोटों पर निर्भर नहीं रहेंगे, है ना। आज वो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुझे वो चीजें, वो एजेंडा भूल गया। अब सवाल ये कि आप आरएसएस के एजेंडे पे खेलोगे तो गुरु यही होगा। आप अपना एजेंडा क्रिएट कीजिए ना, आप सेट कर लो डेवलपमेंट की अपना बात, एजेंडा। हाँ, अपना अपने एजेंडा जो है एजेंडा सेट कीजिए, अपना एजेंडा सेट कीजिए। और आप सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को वोट दे रहे हैं, वह ब्राह्मणों को सीट दे रहे हैं, ठाकुरों को सीट दे रहे हैं, और अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे आपके अगर बाहुबली आपके कैंडिडेट हैं, तो फिर वो तो फिर जो दलित वोटर है वो तो आपसे डरेगा यार। फिर हो सकता है डर के वो भाजपा कंबाइन को दे दे वोट, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप इस जी तरह का एजेंडा लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप एक अगर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई बिहार का भविष्य इतना उज्जवल तो नहीं लगता है। क्योंकि जी जहां आपको ऑपरेशन की जरूरत है तो वहां तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा सर, पैच वर्क से काम नहीं चलेगा, है ना, बैंडेड से काम नहीं चलेगा। जहां टाँके लगाने बैंडेड से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी लीडरशिप डेवलप कर हो तो तभी बिहार क्या पूरे देश का तभी भविष्य सुरक्षित है। अब देखें आगे क्या होता है। नहीं, जी जी मैं तो यही कहूंगा। लीडरशिप की जी लीडरशिप की बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर जगह जो होता है ना, एक इंसान खड़ा कर दिया और उसके बनाम हूँ। तो जैसे पूरे देश भर में मोदी को सामने रख करके कहा जाता कि मोदी के खिलाफ कौन, मोदी के साथ में मतलब मोदी को चुनौती देने वाला कौन। बिहार में जो है उस तरीके से किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कौन। तो ये जो है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमें एमएलए एमपी चुनना है और वो अपना लीडर चुनेंगे। और हमारे यहाँ एक कोई व्यक्ति राज या देश नहीं चलाता है, एक कोई होता है जो उस कैबिनेट को, उस टीम को मेंटर करता है या फिर उसके साथ में निर्णय लेता है और हमारा एक पूरा प्रक्रिया के साथ में चलता है। पर जिस जिस देखिए, तरीके से इसको जी मेरा जी कहने का मतलब है ना, ये बहुत अच्छा कर रही बीजेपी, क्योंकि नीतीश कुमार अब सेलेबल नहीं है, वो चुक गए हैं। उनके सुशील मोदी भी चुक गए हैं। मतलब जी मुझे तो एक तरीके से पूरी तरह से लीडरशिप वैक्यूम दिखता है भाजपा जदयू में, पूरी तरीके से। वो एक ऊर्जावान, देखिए आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल आपके लीनिंग्स कुछ भी हों, लेकिन कोई ऊर्जावान
अगर नेतृत्व होता है तो कहीं ना कहीं वो राज्य या देश को प्रभावित करता है ना। तो अब उम्मीद टिकती है नए नेताओं पर। नए नेताओं पर आप मैं पासवान को लेकर के कोई उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो प्रो बहुजन या प्रो दलित या प्रो बिहार होंगे। वो बंदा तो बिहार में कभी टिका ही नहीं भैया, दिल्ली में उसकी परवरिश हुई है। बिहारी वो लिट्टी चोखा उसने शौकिया खाया होगा, सत्तू उसने शौकिया खाया होगा, लेकिन यहाँ बिहार का जो मजदूर है, दलित है, वो किस तरीके से जीवन, किस तरीके से मुसहर चूहा खा करके जिंदगी का यापन करते हैं, किस तरह से खेती बाड़ी के मतलब खेती हर मजदूर बन के वो जिंदगी जीते हैं, वो तो उसने देखा नहीं है ना, है ना। जिसने देखा है वो कर सकता है। और तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभी पता नहीं क्या आगे क्या करवट लेगा, लेकिन तेजस्वी यादव से मुझे थोड़ा उम्मीद है नहीं। हालांकि अब विचारधारा के स्तर पर वो कहाँ पर बहुजनवादी, उसको कि बहुजन तो मैं उनको भी नहीं मानता हूँ। वो सिर्फ जैसे पिता उनके MY फैक्टर पर चलते थे, मुस्लिम और यादव, दलित उसमें नहीं, कहीं नहीं थे, है ना। तो आप जब तभी देखते हैं कि लालू यादव के शासनकाल में सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं दलितों के। तो जो चिंतनशील दलित है वो चाहता है कि अ, एक ऐसी जगह वो वोट डाले, अपनी एनर्जी, अपना अधिकार को वहां डाले जहां वो सुरक्षित महसूस करे। जी लेकिन मुझे तो ये फैक्टर जो है बड़ा ही डामाडोल नजर आता है कि क्या वाकई ये तेजस्वी यादव दलितों का जो है विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे। और दूसरा, बल्कि मैं एक बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात मुझे देखने को मिली है। माले ने अपने 19 सीटों सीटों पर उसने कैंडिडेट लड़ाने की निश्चय किया। सारे 19 के 19 जो है बहुजन से हैं, दलित और OBC हैं, मुस्लिम है ना। तो ये अपने आप में एक अभिनव एक्सपेरिमेंट होगा कि जो जो देश की वामपंथी विचारधारा है, जो कभी एक्सट्रीमिज्म में थी, उग्रपंथ जिनको कहा जाता था, तो वो अगर दलितों को नेतृत्व का और नेतृत्व दे रही है, नेतृत्व का जो है मौका दे रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। देखते हैं अब ये भी कितना सफल हो पाता है। जी बेसिकली राजनीति तो कॉम्प्रोमाइज की है बॉस, है ना। तो अब ये आगे क्या क्या होता है, क्या क्या गुल खिलाते हैं। हो सकता है कि चिराग पासवान जो है नहीं, आपके तेजस्वी को फिर कम सीटें मिलें, कांग्रेस को भी कम सीटें मिलें, फिर ये किसी और तीसरे का हाथ पकड़ें, चिराग पासवान का हाथ पकड़ें। तो किस तरह से एक स्वतंत्र रूप से, एक स्वतंत्र सोच के साथ सरकार कैसे चला पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होगा, है ना। जी अभी तो मैं समझता अभी तो हूँ जी। जी अभी तो ये चीजें कहना मतलब बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो दो तीन पॉइंट आपने वो बहुत अच्छे से मेंशन करा है। पहली बात तो चिराग पे, जो चिराग पासवान है, मतलब नो डाउट रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अपनी एक जर्नी रही है। भले 90s के बाद, 2000 के बाद जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बहुत भले इधर उधर रहा हो उनका, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पे बातें रखी, कैंपेन्स करें और चीजें करी, तो उनका कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ाव था, जो कि बिल्कुल मिसिंग है चिराग के केस में। उनकी अपनी जो कम्युनिटी है बिहार में, जो पासवान कम्युनिटी है, उसकी क्या हालत है, वहां पे लैंडलेसनेस का क्या इश्यू है, घर का कितना बड़ा मुद्दा है। अगर उसको ही अगर वो एड्रेस कर पाए या उस पे ही वो बिल्ड करें, तो भी वो बड़ी बात होगी। आज मैं उनका ही इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो बिल्कुल रुक नहीं रहे थे नरेंद्र मोदी का गान गाने से। तो जिस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है, जो कि ऑलरेडी नीतीश कुमार का जो मैं इमेज है। हाँ, जी मैं इसमें अनरोल आपको एक बात कहूंगा। देखिए, जो लोग अपने बाप की राजनीति को, विरासत को आगे ले जाने की के लिए प्रयासरत होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। क्योंकि चिराग रामविलास पासवान की एक थाती थी, उन्होंने बहुत काम किए थे, तो उनका एक सपोर्ट बेस था, और उस सपोर्ट बेस के आधार पर ही चिराग पासवान भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और निश्चित है, इस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो ही कैन नॉट लुक अप टू एनी रोल मॉडल अराउंड हिम, ही डजंट हैव एनी। तो अब वो क्या करेगा, अब वो मोदी जी की तारीफ करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को, क्योंकि अब पासवान जी तो रहे नहीं, पासवान सीनियर रहे नहीं, तो हम चिराग पासवान को ही कहेंगे, उनकी पार्टी को
अलग से चुनाव लड़ाने का गेम प्लान ही यही है कि नीतीश को खत्म किया जाए। और नीतीश खत्म होते हैं तो बीजेपी और चिराग पासवान कितनी वो दमखम दिखा पाते हैं। तो चिराग पासवान के साथ मिलकर के या स्प्रिंटर ग्रुप्स हैं या आरजेडी के ही एमएलए को खरीद करके फिर सरकार बना ली जाए। मुझे प्रबल संभावना यही लग रही है अभी जी, जो और दिख रहा भी एक है ना संभावना। हाँ, जो। तो जी, वो देखिए वो असुरक्षित है इस समय चिराग, वो असुरक्षित है। तो जो असुरक्षित होगा तो वो जिस धड़े का है उस धड़े के मुखिया को ही जो है संबोधित करना चाहेगा, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो जी, ताकि उस पर वो रहमो करम बना रहे, है ना। चूंकि चिराग पासवान की अपनी कोई जो है आइडेंटिटी विचारधारा नहीं है, या कोई कोई उसकी, हाँ उसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है अभी ना। जी, आइडेंटिटी अभी बनेगी। अभी कई दलित बहुजन चिंतक जो है पास चिराग को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा उनकी सोच क्या है, कैसी है, किस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि हाँ तेजस्वी यादव को तो आप कह सकते हैं ठीक है, उन्होंने अपनी विरासत को ही, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए, परिवारवाद कहते हैं उसको बढ़ाया। लेकिन तेजस्वी यादव के पास अनुभव तो आ ही गया ना, और लड़ रहे हैं वो, बड़ी मजबूती से लड़ रहे कंपैरिजन हैं। बिल्कुल जायज नहीं है चिराग पासवान का और तेजस्वी की अपनी एक उन्होंने एक हाँ मैं अपनी कह रहा हूँ, नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति में एक ग्रीन हॉर्न है, नौसिखिए। भले ही उनने वहां से जो है इलेक्शन जीत लिया हो, वो पिता की वजह से जीते हैं ना, है ना। अब अब आप जो है खुद बैटिंग करने आए हैं तो भैया आपको, आप गुगली मिले, आपको बाउंसर मिले, आपको 110 माइल्स वाली जो है इसकी सुपर डुपर ही जो है वो, मतलब कि किले को उड़ा के बाउंड्री तक पहुंचाने की वाली स्पीड की गेंद मिले, वो आपको झेलना है ना। तो जी, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सब सरप्राइजिंग है उनके लिए। और मुझे तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो है वो पूरी की पूरी बी टीम की तरह है कि और बिल्कुल जो बीजेपी है वो डायरेक्ट नीतीश कुमार से भाई, नाता एक बात, है। हाँ मुझे एक बात बताइए, जो बंदा आरक्षण का विरोधी हो, जो खुल हम्म। के कहता हो कि दलितों को अब आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और खुद आरक्षित सीट से लड़ रहा के चुनाव जीत रहा है, तो उसकी सोच क्या होगी भाई, ये बताइए मुझे। उसको सामाजिक न्याय का औ बौ नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम तेजस्वी यादव को सामाजिक न्याय की तो जानकारी है। वो समझता है ना बात को, उसने अपने बाप का हश्र भी देख लिया कि इस मतलब कि आरएसएस की सरकार ने उसके पिता का क्या हश्र किया है। तो कहीं ना कहीं उसमें पीड़ा है। अब उसके एडवाइजर भी आप जानते हैं कौन लोग हैं, क्या है, किस रूप से एडवाइज कर रहे हैं, जो कि 70 सीट कांग्रेस को दिलाते हैं, जबकि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है ना। उससे बढ़िया वो 50 सीट देते, 20 सीट ऐसे लोगों को देते, ऐसे पार्टी को। मैं कहता हूँ आप माले को ही देते 20 सीट, और एक्सपेरिमेंट करते ना। माले वाले बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ जुड़ते तो आपको जमीनी मुद्दों की समझ आती। आप फिर उन मुद्दों पर अगर सरकार बनाते तो सरकार उन मुद्दों पर आप काम करते, है ना। तो आपकी एक खाती बनती है। कर्पूरी ठाकुर को क्यों याद करते हैं लोग, कि उन्होंने बिल्कुल। जमीन पे से जुड़ के जमीन के मुद्दों पर काम किया। जी, ये तो बात तो जब मैंने भी वो सीट का वो देखा तो 70 सीट मुझे समझ में नहीं आएगी। कांग्रेस जो पिछली बार जो सीट आ भी पाए थे वो एंटी बीजेपी जो बिहार के लोगों में था कि एंटी एनडीए, तो उन्होंने पूरा उसमें ओवर लालो उसमें एनडीए को, हाँ सॉरी, उसमें हाँ महागठबंधन को उस वोट दिया। जी जी, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि उसमें नीतीश कुमार जो है लालू यादव से गलबैयां कर ली थी उन्होंने। हम्म। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था, है ना। अगर नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ जो है गठबंधन नहीं किया होता, आरजेडी के साथ गठबंधन किया होता, तो कांग्रेस इतनी वोट भी नहीं ला पाती। शर्ती नहीं। हम कह रहे हैं, है ना। मेरा आकलन हो सकता है, मैं आई में भी रॉन्ग, क्योंकि उस गठबंधन का फायदा जो है आपके, आई एम सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि उसके बाद तो महागठबंधन से वो हट गए थे नीतीश। तो जो एक बड़ा अलायंस बना था कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का, तो जी, अपने आप में वो अभूतपूर्व था, ऐतिहासिक था। तो हो सकता है कि उसका फायदा कांग्रेस को अवश्य मिला होगा, है ना। आप मेरे ख्याल से बात, डेफिनेटली। जी जी, जी,
कांग्रेस को ये पूरा का पूरा मिला है, वरना कभी उनकी इतनी सीट आई नहीं है, पहली बार इस हाँ तरीके से हाँ, नहीं समय के बाद सीट मिली है। और अभी जो ये 70 सीट देने का, और ग्राउंड पे अभी अगर वो देख लें, 3 महीने पहले जाकर के देख लें, तो या फिर पैंडेमिक से पहले जाकर के देख लें, तो कोई ग्राउंड वर्क हुआ भी नहीं है जहां पे कांग्रेस एग्रेसिवली बिहार के पॉलिटिक्स में चेंज लाने के लिए कोई कैंपेन या इन्वॉल्वमेंट या कुछ तरीके की चीजों कर रही थी। सब कुछ शांत था। पर बहरहाल अभी जो का जो है, 70 सीट मिला है कांग्रेस को। और दूसरा चीज ये जो आपने पॉइंट आउट करा तेजस्वी यादव के बारे में, एक चीज तो मैं भी कहना चाहूंगा कि जब वो पहली बार मतलब वो बहुत जल्दी था कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। मतलब उस टाइम पे वो भी उतने एक्सपीरियंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उनकी जर्नी रही है 5 साल की, उन्होंने अपने आप में काफी इंप्रूव करा है, और उन्होंने अपने आप को लोगों से कनेक्ट करा है। और ये भी है कि उनका शुरुआती अभी कैरियर है, और हो सकता है वो लंबा जाए, लंबा सीखे। और उनका जो माइंडसेट है वो एटलीस्ट जो है, जो हार्डकोर हिंदुत्व है, जो जो आरएसएस और उनकी जो जो बिल्कुल मानसिकता है जो हेट पॉलिटिक्स की तरफ जाती है, कम से कम उसके खिलाफ जो है तेजस्वी जो है वो खड़े होते हैं। और हाँ, ये है बड़े कि बड़े मुखर रहे हैं, बड़े मुखर रहे हैं, इस बार में बहुत मुखर रहे हैं। उन्होंने मुखर होकर के विरोध किया है ना, जी, चैलेंज किया उन्होंने, तो कोई ये शक जो है, नहीं है। ये जो है मुझे लगता है कि ये एप्रिसिएशन की बात है कि बहुत, मैं तो समझता हूँ कि भी बहुत अर्ली है उनका पॉलिटिक्स में, 6 7 8 साल, मतलब जो भी कहें उसी तरीके से। और एक्टिवली मैं कहूँ तो 3 4 साल ही में, 3 साल में ही मैं कहूँगा जिसमें वो निकल करके आए हैं। बहुत जल्दी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिए और गए। खासकर, पर हाँ हाँ, जी, खासकर पिता जब उनके जेल से गए हैं ना, जेल गए हैं, तब से उन्होंने, वो कहना चाहिए कि एक तरह से जैसे वहां से उनकी स्कूलिंग शुरू हुई है, जी, जो कहते हैं कि वो रेंगना शुरू किया बच्चे की तरह, उसके बाद चले हैं घुटनों के बल, चले हैं घुटनों बल, तब खड़े हुए हैं। आप शायद देखें आगे क्या क्या जी। उनकी, अब हाँ। तो वही मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी से उनको देख सकते हैं कि अभी नो डाउट बिहार के पूरे पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम है लीडरशिप की। वैसे तो नेशनल लेवल वो तो पे मैं भी है। आपको, हाँ, वो आपको मैं बता चुका हूँ, जी, क्योंकि जेडीयू और आपके भाजपा में कोई भी ऐसा सर्वमान्य स्वीकार चेहरा नहीं है जो जिस जिसको पूरी तरह से मैंडेट मिल सके, प्रोजेक्ट कर है सकते ना, ये चुके हुए हैं। इसीलिए आरएसएस ने ये तुरुप का पत्ता खेला है, चिराग पासवान की पार्टी को अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दे करके, है ना। हैं। जी, तो एक बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग तो कयास लगा सकते हैं, देखते हैं कि बिहार की जनता जो इतनी पीड़ा से गुजरी है ना, वो अपने अपमान, अपनी पीड़ा, जो उसने पुलिस की लाठियां खाई हैं मजदूरों ने, रेल से कट के मरे हैं, कई रेल में मर गए बेचारे, वो रेल घुमाती रही 3 3 4 4 दिन तक, गर्मी में भूखे प्यासे वो मर गए। जब अब वो देखते हैं कि उनके दिमाग में वो यादें, वो पीड़ा कब तक रहती है, कहाँ तक रहती है, और वोट, जिस दिन वो वोट डालने जाएंगे उस दिन वो पीड़ा उनके दिमाग में रहती है, और तो वोट डालते हैं तो निश्चित ही बदलाव आएगा। जी। और दिस इज बिहार, व्हाट आई फील। जी, एंड बिहार की क्योंकि पॉलिटिक्स जो है, बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं चल रहा ना, बेसिकली ये है, बिहार में कोई बड़ा मुद्दा चल नहीं रहा। अगर मुद्दा चलेगा तो फिर वो चीजें उठेंगी। अब सवाल ये है कि आरजेडी और सीपीआईएमएल इन मुद्दों को, जिन मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उन मुद्दों को किस तरह से, कितने मुखर तरीके से आगे ले जा पाते हैं, है ना। जी, तो अगर वो ले जाते हैं तो वोटर, क्योंकि पब्लिक को याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए, मुजफ्फर बालिका गृह कांड की जो है, वो जो नायिका है, उसको बीजेपी ने अपने टिकट पर चुनाव लड़ा रही है, तो जिसने बलात्कार कराया, जिसने हत्याएं कराई है, ये कहने की बिल्कुल, जरूरत है। आप जो जी, आप जो है जो माइग्रेटरी लेबर हैं वो मरे हैं, उनको आप अपने पोस्टर में स्थान दीजिए ना, वो कीजिए आप। जब एक पॉजिटिव, मतलब कि आप, उनके लिए नेगेटिव होगा लेकिन आपके लिए पॉजिटिव, याद दिलाइए कि जनता को कि भाई ये हुआ है आपके साथ, और ये सरकार किसकी थी। बिहार बाढ़ में क्या बुरा हाल हुआ है, बाढ़ की बताइए।
जब तक आप मुद्दों को नहीं उछालेंगे, जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे, तो फिर वो कास्ट के हिसाब से करेंगे, अपने ग्रुप के हिसाब से करेंगे। फिर हो सकता है फिर उनको लगे यार मोदी मोदी फैक्टर उनको टीना, मोदी में या नीतीश में या बीजेपी में टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वो लग जाए उनको। तो ये आपको कन्वे करना होगा कि जो पीड़ा पूरे जो है कोरोना नोटबंदी से जो पीड़ा हुई है यार पब्लिक को, आप वो देखिए, छोटे जीएसटी से छोटे छोटे व्यापारी मरे हैं, उनके काम धंधे बंद हुए हैं, तो आप इन मुद्दों को क्यों नहीं ला रहे हैं आप? रवीश कुमार ने बढ़िया जो है सीरीज चलाई रोजगार पर और शिक्षा की व्यवस्था पर, शिक्षा की स्थिति पर बिहार की, उन मुद्दों को उठाइए। तो देखिए, आप याद दिलाइए ना जनता को कि 15-20 सालों में क्या हुआ, निश्चित ही आप जनता फिर आपके हक में वोट करेगी। क्योंकि आदमी तो सोचता है ना, आप चाहे किसी भी कटघरे में डालिए उसको, किसी भी खांचे में डालिए, वो देर सवेर अपनी स्थिति पर सोचेगा, चिंतन मनन करेगा, उसको बदलने की कोशिश करेगा। कोशिश करेगा, नो डाउट ये तो करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो जनता है और बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी वाइब्रेंट रही है। और इस बार जैसा आपने भी वो कहा कि कोई भी मुद्दा जो कि फेंका जा रहा है वो लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार इस बार तो यही ऐसा बात, लगता हाँ है बिल्कुल कि बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, जो वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ जो है जो पुराने एमएलए हैं उनको भगा दिया जा रहा है, भाजपा के लोग के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, जरूर है, लेकिन उसी को आप क्रिस्टलाइज कैसे करेंगे भाई? ये तो अपोजिशन की जो है उसकी पोजीशन उसका उसका जो है ये खेला होना चाहिए ना, कि आप इस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, अपनी पॉल स्ट्रेटजी बनाइए कि बूथ लेवल तक ये अवेकनिंग जा सके। ये आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। संसाधन क्या है? लोग हैं आपके, रॉ मटेरियल है, जाइए उनके पास, उनको दीजिए, वो आपको। भाई मैं तो एक एक्टिविस्ट रहा हूँ, तो एक्टिविस्ट के नाते मैं जानता हूँ, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आपको सर आंखों पर रखती है, आप विश्वास तो जीतिए, वो आपको पैसा भी देगी। आपने क्या किया दिल्ली में? आपने दोनों चुनाव जो लड़े हैं, आप भले आज आप कुछ भी कर रही हो, लेकिन उसने जनता के पैसे से लड़े हैं, जनता के बीच में जाके लड़े हैं। अब जब तक आप उसके बीच में नहीं जाएंगे, तो आप फिर इधर उधर देखेंगे, तो फिर वो मौका परस वाली पॉलिटिक्स होगी आपकी, और नतीजा फिर वो सिर्फ सरकारें बदलेंगी, नतीजा वही रहना जनता को। और वही होगा कि हालत नहीं बदली। बट इस बार जो है रिजेक्शन जो हो रहा है वो बड़ा, और लोग भी थक गए ना कि आप जी बार जी बार जी जी जी, पानी बिजली कर रहे हो, और कभी ना पानी आया ना बिजली आया ना टॉयलेट बना। तो बिल्कुल। कब तक आप उनको वही सारे मुद्दे पे उलझा के रखेंगे? बहरहाल काफी मतलब जो डिस्कशन जी रहा हाँ, काफी। जल हाँ जी, लगभग 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 हमारा 48 मिनट का डिस्कशन हो गया, ऑलमोस्ट डबल। जी, तो जी काफी अच्छा था आपने जो इनसाइट लेकर के आए हैं, जो अपने पॉइंट्स ऐड करे हैं। एंड हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो है उमड़ करके बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो वाइब्रेंट है, जो वोटर हैं वो बहुत सजग हैं। अब जो है हमें बिहार को जो चाहिए वो चाहिए कि उनके लायक नेता तेजस्वी एक उभर करके आ सकते हैं, पर उनको भी डेफिनेटली बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये हाँ, पूरा बिहार ये हाँ जी जी हाँ जी हाँ, बिहार की जनता के लिए चुनौती है ये ये चुनौती बिहार किसी की नहीं, बिहार की जनता की चुनौती है। ये इतने क्रुशियल पीरियड में आप इस समय हैं, ऐसे संकट के दौर में हैं, और आपको चुनना है। अगर आप जो है कसाई को चुनेंगे, तो बकरे का क्या हाल होना वही बकरा ही बताएगा फिर, है ना? वही हाल चलिए फिर, वही आपका जी जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जी और आशा है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी। जी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और तमाम जी दर्शक धन्यवाद। इसको देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।